बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इब्तिदान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मरकज़ी रहनुमा गए इमरान खान साहब से मिलने। ना सिर्फ कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया, बल्कि ये कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया। एक इम्कान था कि हो सकता है इमरान खान साहब आज की मुलाकात में उस फाइनल कॉल के बारे में अपने इन अहम लीडरान को बता दें कि जाइए, बाहर जाइए और ऐलान कीजिए कि ये हतमी कॉल है, वही फाइनल कॉल जिसके बारे में पीटीआई कहती रही कि बस सब तैयार है। इमरान खान साहब ने कहा अभी कॉल दूंगा, रऊफ हसन साहब ने कहा बोला अगले 4 दिन में हो जाएगा सारा मामला क्लियर। अजब नहीं, क्या उसका मामला होना था। तो क्या होगा, फाइनल कॉल दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या हो सकती है फाइनल कॉल, मामला किधर जाएगा, यहाँ पहले बात करते हैं। दूसरे सेगमेंट में आलमी सतह पर खेल के मैदान में क्रिकेट के हवाले से ये खबर बनी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी है, अहम तरीन आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है, भारत आने से इनकारी है, पाकिस्तान मौक़िफ़ ले चुका है। आरपीसीबी ने खत लिखकर आईसीसी को जवाब दे दिया है, जिसमें कहा है कि आप इंडिया से पूछिए क्या मसला, क्या क्यों नहीं आ सकता, जब बाकी टीम आ सकती हैं तो ये मामला किधर जाएगा। तीसरी अहम बात, मैं खुद भी अभी लाहौर शहर से आया हूँ 2 रोज़ पहले, और अंदाजे से ज़्यादा मामला ख़राब है लाहौर में स्मॉग के हवाले से। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, आप एक शहर में ऐसे शहर में या ऐसे मकाम पे सांस ले रहे हैं जहाँ आपको धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और आप जानते हैं कि धुआं किसी और चीज़ का नहीं बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी का है। यहाँ तक भी है कि आप एट टाइम्स आप इंडोर भी बैठे हुए हैं, अगर अंदर बैठे हुए हैं तो भी आपका जो है वो विजन क्लियर नहीं है, इतनी स्मॉग है। ये क्या है, क्यों है, इसका क्या हो सकता है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्मॉग और फॉग की वजह से मोटरवे बंद होने की खबरें आना भी शुरू हो गई हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सियासत से आगाज़ करते हैं। आज एक दिन में 3 अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हुए पीटीआई के। नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, सब गिरफ्तार हो गए। तले रहनुमाओं की बात सुनी आपने, और इनके साथ ही थे ऑफ कोर्स पंजाब असेंबली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, उसके अपोजिशन लीडर पीटीआई से जनाब मलिक अहमद खान बच्चर साहब, जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग जनाब राना एहसन अफजल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मलिक अहमद खान साहब, बच्चर साहब, आप बताइएगा आपको क्या कहा गया कि दफ़ा 144 लगी हुई उसकी खिलाफ वर्जी पे गिरफ्तार हुए हैं कि साहब ये 4 लोग एक जगह पे जमा हो गए जिसकी पाबंदी है, उसकी आपने वायलेशन की है, इसलिए गिरफ्तार किया गया, ये बताया गया आपको? जी बदामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इससे पहले जुमेरात को जो थर्सडे थी उसको भी ये वाकया इन्होंने अटेम्प्ट करने की हमारे पे कोशिश की थी, लेकिन उस दिन हम बच गए थे। अच्छा, आज हुआ ये जी, हाँ जी, कल जी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको एक इंस्ट्रक्शन दी और सुपरिटेंडेंट जेल ने अंडरटेकिंग दी कि कल ये लोग मुलाकात पे आ सकते हैं। हमें बाकायदा इतला हुई, हम गए जी। अब हम 5 लोग थे जी, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब थे, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब थे, मैं था पंजाब असेंबली से ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन और मेंबर थे कौमी असेंबली के साहबजादा हामिद रजा साहब, और फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब। सही। इन्होंने हमें कहा जी कि आधे घंटे तक आपको बता दिया जाएगा। हम तकरीबन 2 बजे पहुंचे। अमूमन ये बदामी साहब होता इसी तरह ही है कि गुज़श्ता 4-5 मुलाकातों में इसी तरह करते हैं, 5-5 6-6 घंटे बिठा खड़ा करके तो हमें वापस भेज देते हैं। सही है। आज भी हम उनके पास गए कि अब अगर आप अपने हमारी मुलाकात करवानी, ऑलमोस्ट 3 o'clock था उस वक्त, हाँ, तो हम चले जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा जी आप तो जा नहीं सकते। अच्छा, आप बैठे। अच्छा, हमने कहा जी आप इधर आ जाएं जी, आप बैठे हमारे पास बैठे। हमने कहा जी आपने हमारा क्या करना है। उन्होंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं करना, तो आप बैठे। अच्छा, कहा जी हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं। हाँ। उन्होंने बकायदा मैन हैंडलिंग की हम तमाम अपोजिशन के तीनों ऐवान के जो When you say मैन हैंडल, तो इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जाने की कोशिश की तो उन्होंने बाजू से पकड़ के कहा कि नहीं जाना है, बैठे, यानी समथिंग लाइक दिस। बाजुओं से पकड़ के और बकायदा बदामी साहब सरकारी गाड़ियों जिन पे झंडे लगे हैं उनको उन्होंने अंदर लेके, जिस तरह जोर से अंदर लेके, खुद पुलिस वाले चला के अंदर लेके गए, और साथ उनके सफेद कपड़ों में, सफेद नहीं रंगदार कपड़े, सफेद का मतलब तो ये होता है कि वर्दी में नहीं थे, रंगदार कपड़े थे उनके। उनमें लोग थे जिन्होंने हमारे बाजुओं से पकड़ा हुआ था, और हमें उन्होंने कमरे में जाके, वो हवालात नुमा कमरा था, उसमें उन्होंने हमें बंद कर दिया। हाँ, हम बैठ गए। हम ठीक है जी, बंद कर दिया है तो अब
डेफिनेटली जिस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला, तो घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, आई थिंक इतना ही गुजरा, हमसे बेजा में बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने कहा जी अब आप जाएं। हाँ हाँ। हमने कहा जी जब तक आपने हमें अबडक्ट किए रखा है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर हम अबडक्ट रहे हैं, हाँ, तो इस अबडक्शन का हमें मकसद बताया जाए। हाँ। हम अला तरीन ऐवानों के अपोजिशन लीडर्स हैं और इसमें सो कॉल्ड एक जमहूरी हुकूमत है। तो क्या तो बताया फिर आपको, उसका जवाब क्या दिया मतलब उन्होंने इस बात का? उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म था। अब ऊपर से हुक्म, और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सिपाही लेवल के थे उधर, वो बेचारे बड़े परेशान थे। वो कहते थे, उन्होंने कहा जी हम गुनाह कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम मजबूर हैं। देखिए सर, बदामी साहब, आपको बात बताया कि ये है, फिर आपको बताया कि 144 के तहत किया है, ऐसी कोई बात बताई गई? नॉट एट ऑल, हमें कोई ऐसी दफा 44 सर, दफा देखिए बदामी साहब, आप इतने सीनियर नहीं एंकर मतलब हैं, कोई जवाब तो बनाना है ना, तो मैं वो जवाब पूछ रहा हूँ, तो जवाब बताया गया हो। हाँ, बस वो को टीवी पे चला है, हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें हुई। ये जाना। तो अच्छा हम जरा मुझे एक लम्हे को जरा मैं जरा चाहता हूँ, राना साहब आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, आप एक पार्लियामेंटेरियन, आप ज़ाहिर है सारा कुछ आप बताइए, आपको ये बात सियासी तफरीक से हट के भी आपको ये बात ज़रा नहीं अफसोसनाक लगती कि एक ही वक्त में बगैर किसी मतलब कोई वजह ही नहीं पता, मैंने इसलिए उनसे बार बार पूछा कि पता लगा उनको बताया क्या गया, और 3 हाउस के लीडर्स जो है वो अरेस्ट हो गए, छोड़ दिए गए 1.5 घंटे बाद। उसका एक प्रोटोकॉल होता है, स्पीकर को बताया जाता है फला फला, ये वो कुछ भी नहीं हुआ और जनाब बस उठा लिया और फिर छोड़ दिए। ये कोई खुशकुन वाक़या है, और ये तो तय है ना कि वहाँ ये कोई फायरिंग नहीं कर रहे थे, शीशे नहीं तोड़ रहे थे, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे थे कुछ, अफजल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये पिंडी की हदूद में यानी कि पंजाब में ये हुआ, और वहाँ दफ़ा 144 जो है वो नाफिज थी, और वहाँ ये सब इकट्ठे होके एक शोर शराबा और एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, और पुलिस वाले जो वहाँ मौजूद थे उनको काम में मुदाखलत कर रहे थे, तो वहाँ इनको डिटेन किया गया। और 5 लोग थे जो अंदर जाना चाह रहे थे क्योंकि अदालत ने इजाज़त दी थी खान साहब से मिलने की, कोई जलसा या प्लेकार्ड थोड़ी थे इनके हाथ में। हाँ, लेकिन वहाँ जो है वो क्योंकि 144 की वायलेशन थी, और वहाँ इस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि मामलात हाथ से ना जो है वो जाएं, तो उन्होंने डिटेन किया। लेकिन देखिए, इसका एक और बैकग्राउंड भी है ना। बैकग्राउंड ये है कि जब आप ऐसे बयान देंगे कि हम खान साहब को रिहा करवाएंगे और हम अपनी जान पे जो है वो जान की बाजी लगाएंगे और हमने कफन बांध लिए हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फिर वो एक एलिमेंट जो है वो प्रिकॉशन का आ जाता है, और फिर जहाँ लगे कि कुछ होने लगा है या कोई ये चीज़ जो है कोई लड़ाई झगड़े के अंदर ना तब्दील हो जाए, तो वहाँ फिर पुलिस जो है प्रिकॉशनरी जो है वो अपने इक़दामात ले लेती है। तो मेरे ख्याल से ये जो इनका जो बयानिया ये इन्होंने ना सिर्फ स्वाबी के जलसे में बल्कि ओवरऑल जो बनाया हुआ है कि हमने कफन बांध लिए हैं और हम कोई लास्ट कॉल दे के खान साहब को रिहा करने जाएंगे, और अगर हम वापस ना आए तो हमारी जो है वो मैयतें दफनाने का जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे, जो डायलॉग्स जो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ फिर एक प्रिकॉशनरी एलिमेंट आ जाता है जिसके तहत जो पुलिस है बजाय कि कोई तसादम के अंदर चीज़ें तब्दील हों या कोई हाथापाई में तब्दील हो, तो वो फिर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आइडियल ये है कि अगर जा भी रहे 4-5 लोग अदालत की इजाजत से जा भी रहे अगर, तो अलग अलग गाड़ियों में जाएं, एक अलग अलग दूर दूर उतरें और फिर चले जाएं, क्योंकि मुज्तमे होंगे तो ये खदशा हो जाएगा इंतजामिया को कि लॉ एंड ऑर्डर ना हो जाए। ऐसे ये सजेशन है नेक्स्ट टाइम गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए क्या करें? देखिए, मेरी तो सजेशन ये कि ये अपने वकील से वकला से जो है वो तजवीज़ लेके आगे बढ़ें। बहरहाल देखें, जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, सही। बाकी जो पंजाब हुकूमत है उसने दफ़ा 144 उसका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है पुलिस का वो 144 के नाफिज होने का है, और उसकी वायलेशन के ऊपर इनको डिटेन किया गया और फिर इनको वार्निंग दे के रिलीज़ कर दिया गया कि आप जो है इस तरह जो है आइंदा इस तरह की सूरत हाल से मत आए। बच्चा साहब, ये आपको नसीहत हो गई, आइंदा जरा मेहरबानी कीजिएगा। और ये बताएं, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इम्कान था कि शायद आज खान साहब इस मुलाकात में, चूंकि 3 बड़े हाउसेस के अपोजिशन लीडर्स हैं, तो शायद आज बता दें उस हतमी लाएमल के बारे में जिसके ऐलान का इंतजार है आपकी पार्टी को?
बदामी देखिए साहब कुछ मैं भी एक बात एक्सपेक्ट तो किया जा जरूर सकता है ना, करूंगा। क्योंकि इन्होंने ऐलान तो किया हुआ है कि इन्होंने खान साहब को निकाल लेना है। हाँ, तो ये वो खान साहब को क्या पता ये खान साहब को वहां छुड़ाने की कोशिश करते हैं या क्या करते, ये तो 5 फिर लोग क्या, उन्होंने लेकिन प्रिकॉशन चलिए जो इनसे है वो पूछते हैं, अपने ये मुताबिक। ये बच्चन साहब से पूछता हूँ, बताइएगा सर, बच्चन साहब। मैं राना साहब की मैं जो बात मैंने पूरी सुनी है और मैं डेफिनेटली उनको देख नहीं पा रहा, हाँ, लेकिन मुझे उनकी बातों से वो अंदाजा हो आपको रहा नहीं है देख कि पा उनका रहा। दिल जो है उनका जबान के साथ गवाही नहीं दे रहा। दिल में उनके भी जो शीशा है अच्छा। वो क्लियर है कि वहां पे क्या अच्छा, हुआ है। आपको उनको सर देखे बात ये बगैर है, सिर्फ सौती तासुरात देखे से आप ये बगैर असर ले मैं रहे हैं अंदाजा कि लगा ये जो आवाज कानों में आ रही है इसके साथ दिल नहीं है, ये लिप सर्विस कि है। मजबूर अच्छा अच्छा, मजबूर है डेफिनेटली, लेकिन वो कम्युनिटी तो इसी के ही है ना जी। अच्छा एक ऐवान है, उसके वो ऐवान की बेतौकीरी हुई है। मैं देखिए बात ये जी, असल बात ये नहीं है। देखिए हम 5 लोग गए, अपनी अपनी गाड़ियों में गए, हमें कोई अंदाजा नहीं था हमारे साथ क्या करेंगे। हम सड़क के दूसरी तरफ खड़े हो गए, पहले भी इसी तरह प्रैक्टिस होती थी। हम उनके पास गए जी, हमने कहा जी अगर आपने हमारी मुलाकात नहीं करवानी, 3 बज गए, आप हमें बता दें, हम चले जाते हैं। हम तो वापस आ रहे थे, अगर आप वीडियो देखें हम तो गाड़ियों में बैठ रहे थे। तो हमें चले तो इस पर आप बकायदा दोनों का गाड़ियों मौक़िफ़ से आ गया। उतारा अब से बताइएगा, लेकिन आप लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद खान साहब आपको हतमी लाएमल देंगे आज? सर वो भी मैं बताता हूँ। देखिए जी जी बात ये है कि हम पॉलिटिकल लोग, राणा साहब भी एक पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमने को वहां पे इमरान खान से कोई गैर सियासी बातें तो नहीं करने जाना था। सही, डेफिनेटली हमने हिकमत अमली बनानी है। हाँ हमने इख्तितामी मराहल में हमारी तहरीक है, कभी भी तहरीक को जो होती है सियासी तहरीक में कभी भी आखिरी स्टेप नहीं होता। ये डेफिनेटली हमने सियासत पे ही बात करनी है, और जब भी हम जाएंगे अगर कोई हमें ये कहे कि इन्होंने सियासत में बात नहीं करनी, तो बदामी साहब हमने वहां पे कुछ छोले बेच छोले तो नहीं बेचने, ये तो तय। हमने सियासी बात करने के साथ। हाँ, तो देखिए बात, असल बात ये है कि एक पिक्चर क्या गई है आज। आपके 3 ऐवानों के अपोजिशन लीडर हैं, और एक सतून होता है जो जमहूरी हुकूमत होती है, अपोजिशन उसका एक सतून है। 2 आपके एमएनए, एक फॉर्मर स्पीकर है, 5 बंदे ठीक, हैं, हमारी गाड़ियों में कोई असला बरामद हुआ है वो। अच्छा दूसरी बात ये, अगर ये राणा साहब खुद उस वीडियो को देख ले, उसमें है ही पुलिस, और पुलिस के दरमियान हम 5 बंदे हैं। वहां पे क्या 144 सेक्शन उन्होंने हमारे ऊपर लगाने हैं जी, जहां पे टोटल 5 बंदे हैं। ठीक है, देखिए चले। बात ये नहीं, अच्छा, ये ये टेरर अब ये राणा, ठीक है, राणा साहब, अब ये सियासी माहौल में जो एक धुंध थी, नून लीग के दोस्तों का ख्याल है कि शायद वो धुंध बाहर अब छट गई है, क्योंकि वो सबका सारे मामलात हो गए, आइन साजी, कानून साजी, फलां बिल, फलां एक्ट, सारा कुछ हो गया है। लेकिन ज़रा मुझे हजरत इस पर तो बता दीजिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप भी शायद शहर लाहौर में ही तशरीफ़ फरमा है, या आप फैसलाबाद में इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर, लेकिन ये अभी लाहौर की जो सूरत हाल है, ये ऑप्टिक्स के अच्छे जाते हैं कि इस तरह सूरत हाल में, यानी अमलन बिला मुबालगा शहर जो है वो दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, और शहर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि सीएम साहब, वो शहर में नहीं हैं, बल्कि वो मुल्क से बाहर हैं। अच्छा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ठीक है, अल्लाह सेहत दे, अगर नागुज़ीर है तो। लेकिन जो रेलिवेंट मिनिस्टर साहिबा हैं यानी कि वज़ीर माहौलियात, वो भी साथ बाहर हैं। हद तो ये है कि जो सूबे की ब्यूरोक्रेसी का जो सरबराह है चीफ सेक्रेटरी, वो भी बाहर है। ये ऑप्टिक्स क्या अच्छे हैं जो इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं? नहीं देखिए, बाहर तो वो बहुत अरसे बाद मरियम बीबी जो हैं वो मुल्क से बाहर गई हैं और अपने गालिबन इलाज के लिए गई हैं। लेकिन आज मैं वो सैटेलाइट इमेजेस देख रहा था। देखें, जो स्मॉग का इशू है ना, वो अब लाहौर का इशू नहीं है, पूरे पंजाब में स्मॉग है। बल्कि पंजाब को भी छोड़ें, ये मुंबई से लेके ये पूरी एक बेल्ट इंडिया, और ये आधा इंडिया को कवर करके, और ये आधे पंजाब को जो है वो कवर की जा रही है, पोर्टोहार तक ये फैल गई है। जहां रीजन है, पर सीएम साहब अगर मेडिकल भी इमरजेंसी की वजह से नहीं भी है, तो रेलेवेंट जो मिनिस्टर साहब हैं जिनका पोर्टफोलियो है माहौलियात का, उनका भी सीएम साहब को एकम्पनी करना इन हालात में, ये कोई अच्छा साइन है क्या? अच्छा जेस्चर है, अच्छे ऑप्टिक्स हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये वो तो खैर अभी एक आधे दिन में या चंद 1-2 दिनों के अंदर वो वापस मौजूद होंगी। और इससे पहले जो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए जितनी कार्रवाई की जा सकती थी उन्होंने की भी। लेकिन ये दिस इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स, और इस इशू के ऊपर तो मेरे ख्याल से अभी ये कोऑप जो के अंदर गए हुए हैं, जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ भी यही कुछ डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे वनरेबल ममालिक में है। और इसके लिए देखें, इसके लिए तो जो है
क्रॉस बॉर्डर भी आपको करना पड़ेगा। इकदाम तो करना जरूरी है ही सर, मेजर्स कम से कम एक। अच्छा, और वो चीफ सेक्रेटरी साहब का साथ होना, उनकी क्या 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 वजह है सर? ये देखें, ये तो पंजाब का कोई नुमाइंदा बेहतर बता सकता है कि वो सब किस बुनियाद पे गए हुए हैं, या वहाँ कोई उनकी कोई ऑफिशियल कोई जो है वहाँ कोई अपॉइंटमेंट है या क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से वो चंद दिनों में वापस ज़रूर आ जाएंगे, और एक दो दिनों के लिए गए हैं। मुझे उनकी नौयत का नहीं पता कि किस वो ट्रिप की क्या नौयत है और वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों मौजूद हैं, लेकिन आई एम श्योर दे विल बी बैक। और रेस्ट अश्योर्ड, जो इक़दामात पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे हैं वो क्लाइमेट चेंज और ये स्मॉग के हवाले से वो बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है। और सर टुवर्ड्स दी एंड आप बताइए राना साहब, ये सॉरी मलिक अहमद खान साहब, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा अब लंदन में हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, इस बात का भी इम्कान है कि कल मुलाकात हो मौलाना फजलुर रहमान साहब की इनसे। आप लोग, अच्छा बच्चा साहब से रब्ता शायद अभी मुनक़द हो गया, अगर टेलीफोन में मिले तो टेलीफोन पे ले लीजिएगा, क्योंकि ताकि हम उनसे पूछें कि सर राना साहब आप फिलहाल टुवर्ड्स दी एंड आप ये बता दीजिए, आपको लगता है आजकल थोड़ा बहुत जो स्टेबिलिटी या ज़रा सुकून है, ये जो ही एक फाइनल कॉल का ऐलान आ जाएगा, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ तो होगी कि यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ निकलो, वहाँ निकलो, ये दोबारा तलातुम नहीं बर्पा हो जाएगा सियासत में? देखिए, बात ये कि फाइनल कॉल तो गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में भी आके दी थी, जहां वो सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजमीन को लेके आए थे, लेकिन फिर वो 12 अजला की सैर पे निकल गए। फिर इन्होंने बात की थी कि अगर कोई चीफ जस्टिस बन जाएगा तो पाकिस्तान बंद कर देंगे। फिर उसी चीफ जस्टिस के जो है वो हल्फ, नए चीफ जस्टिस के हल्फ बर्दारी के ऊपर वो मुस्कुरा भी रहे थे और उसको अटेंड भी कर रहे थे। तो ये बहुत सारे नारे तो हमें लगता है कि वैसे ही हैं। अभी स्वाबी का जलसा आपके सामने एक मीडियोकर जलसा था, जबकि वहाँ तो कोई बकौल इनके कोई रोकथाम नहीं थी, इनकी अपनी हुकूमत थी। तो हम नहीं समझते कि ये तो वैसे भी पीटीआई। हाँ ठीक है। और ये नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चा साहब आप तैयार हैं? ये तो यानी मैंने अर्ज कर रहा था इससे पहले लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके साथ आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो सड़कों पे आपके साथ होंगे, उनकी तो कल मियाँ साहब से मुलाकात है मुतवक्के तौर पे लंदन में। मरियम बीबी भी गालिबन होंगी उस मुलाकात में, इम्कान है इस बात का, ऑफिशियल नहीं है अभी। और यहाँ आप देख रहे हैं वो राणा साहब भी कह रहे हैं कि वो ठीक है, पहले भी जलसे वलसे से क्या हो गया तो खैर ही है। तो वाकई कोई ऐसा शो पावर कर पाएगी पीटीआई जो गवर्नमेंट को इतना परेशान कर सके कि वो आपकी लीडर की रिहाई के बारे में सोचें? देखिए मौलाना साहब, बात ये है कि राणा साहब को पंजाब के मामले में जिस तरह स्मोक पे उन्होंने कहा है, हाँ, तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको ये जरूर ब्रीफ करूंगा कि स्मोक के मामले में पंजाब गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है। इनका जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थी इनकी, उन्होंने 1 घंटा तकरीर की थी असेंबली के अंदर, और जब उन्होंने बहस ओपन की और उसके बाद वो वापस आई नहीं। और अब इन्होंने जो ग्रीन लॉकडाउन किया है उसमें इन्होंने स्कूल बंद किए, उसमें इन्होंने, आपको पता है, मैं राणा साहब की इतला में इजाफा कर दूं कि 113 रूट्स पे तो इन्होंने लाहौर की छोटे छोटे रूट्स पे बसें बंद कर दी हैं, और इस वक्त इन्होंने वैसे पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया। और एक ठीक है आलमी रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, पाकिस्तानी परचम का आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए 7 घंटे बच्चों को, उस वक्त 500 से ऊपर एयर इंडेक्स था, तो उस वक्त इन्होंने बाहर खड़ा किए रखा जी। बात सर ये है। दूसरा ये कह रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान की बात। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात है, हाँ, वो इंडिपेंडेंट है, उनका एक मौकफ है। हमारी उनसे तल्खी कम हुई है, हमने उनसे डायलॉग शुरू किए हुए हैं, अब भी हमारे डायलॉग चल रहे हैं उनसे। अपने फैसला करने में वो आजाद है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल के रजीम चेंज के बाद आज दिन तक एहतजाज में है, और आप खुद देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में इतना लंबा एहतजाज किसी पार्टी ने नहीं किया। और मैं एक और चीज सर आपको बता दूं, लेकिन जो राना साहब ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बारे में कोई बात इसलिए नहीं की कि उसके तरीक़ेकार पे हमें इतराज हो रहा था। हमें याया अफरीदी साहब पे कतन कोई इतराज नहीं है। वो गंडापुर साहब ने कहा था ना, अगर सीनियर मोस्ट के अलावा किसी को लगाया गया तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, वो कहा था। यस, हमारा ये इतराज पाकिस्तान बंद कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे कहा था। अगर तो लगा दिया गया, लेकिन वो उनकी तकरीब हलफबर्दारी में चले गए सर। ये तो उन्होंने फिर, और जिस तरह 26 आईनी तरमीम पास हुई है, देखिए
ये पराना साहब भी सियासी हैं, आप भी सियासत को समझते हैं, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो, दूसरा तरमीम पास करने का तरीका ये है कि आप सियासी जमातों का कंसेंसस हो। 73 का आइन नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो तो आपके कॉल ऑफ फेल के तजाद को कह रहे हैं ना, उसको पॉइंट कर रहे हैं कि जी गंडापुर साहब ने कहा क्या था और करा किया क्या। वसीम भाई, हमारा कॉल ऑफ फेल का तजाद इसलिए उसमें नहीं था कि हम मोस्ट सीनियर को चाहते थे, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हों, चाहे वो मुनीब अख्तर साहब होते, जो भी होते। फायद ईसा साहब का दौर हमारे लिए तारीख दौर था, वो गुजर गया, हम उसको अपने लिए तारीख दौर समझते रहेंगे। उसकी वजह यह कि जो कुछ उस दौर में हमारे साथ हुआ वो आपको भी पता है। जी ठीक है। अब याया अफरीदी साहब एक प्रोसेस के जरिए आए हैं, हम उस प्रोसेस में अब बैठे हैं। जुडिशियल कमीशन में हमारे और पीटीआई को याया अफरीदी साहब पे मुकम्मल एतमाद है। डेफिनेटली सर, हमें देखिए, हमें किसी इदारे पे इसलिए एतमाद है कि जब तक उस इदारे की तरफ से हमारे ऊपर को बायस फैसले नहीं आएंगे, हमें क्यों इतराज। थैंक यू वेरी मच सर, राइट, नोटेड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के हवाले से बात हो रही थी, अब जरा सियासत से निकल के खेल के मैदान में आते हैं कि जहां पर आईसीसी का एक और अहम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी, उसका इनेकाद होना है, उसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है। ये एक बड़ा इवेंट है, टॉप 8 टीम्स इसमें हैं, ऑफकोर्स में पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं है इसमें चूंकि वो टॉप 8 में नहीं आ सका था, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें हैं। और ऐसे में इंडिया ने अब आने से इनकार कर दिया है। 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में, तब भी इंडिया ने इनकार किया और अब एक बार फिर इंडिया की तरफ से ये रवैया सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर ज़रा स्टैंड लिया है। पहले ज़राए से खबरें आती रहीं और फिर आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी लिख कर दे दिया है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसका खुलासा यही है कि हम ना हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने में इंटरेस्टेड हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ कि चलें भारत के मैचेस जो है वो दुबई में हो जाया करें और ना हम इस पर अपना कोई रिवायती रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बल्कि इंडिया लिख कर तहरीरी तौर पर आगाह करे कि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया को यहाँ आने में मसला क्या है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शन इंडिया को दे चुका है सिक्योरिटी के हवाले, जिसमें ये ऑप्शन भी है कि लाहौर में अगर मैचेस हैं तो वाघा बॉर्डर के जरिए अगर वो चाहें तो मैच खेलने के बाद वापस चले जाएं, फिर अगले मैच पे वापस आ जाएं, या उनको जो है वो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाए, सारा कुछ। अब यहाँ से मामला जाएगा किधर? अब तो 100 दिन से भी कम रह गए। 11 नवंबर को तो यानी कि आज ऐलान होना था लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का। अभी तो यही नहीं पता कि होनी कहाँ है, होगा क्या, ऑप्शंस क्या हैं। जरा इन सारी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। आज इस पर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की। आज जरा देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने ये इस हवाले से आज क्या कहा है। एक अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, मामला को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामला समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। जीएस विवेक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भारत से, जो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, सीनियर स्पोर्ट्स साफ़ी, कोई तारुफ के मोहताज नहीं। विवेक जी, आप बताइए ना, आपकी इत्तला क्या है वहाँ भारत में बैठ के कि मामला जाएगा किस तरफ? आपको क्या खबर है, क्या सुनमुन है? आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है पीसीबी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अच्छा। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान और पीसीबी को होगा। ये बात काफी साफ है कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और ये बात पिछले 10 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। अगर पीसीबी ये लोगों को बिलीव कराता रहा है कि इंडिया आएगा आएगा, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है। अब पीसीबी और पाकिस्तान दोनों फंस चुके हैं, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आपने इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए कि अगर पीसीबी ये कह रहा है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल के लिए अलाउ नहीं करेंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी को होगा। अब वो छोड़ नहीं सकता है होस्टिंग। बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप राइट आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाते, पाकिस्तान में ही इवेंट होगा, भारत आता है मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो ना आए, तो आईसीसी विल नॉट एग्री ऑन दिस, आप ये कह रहे हैं? इस बात की मैं आपको पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूं कि अगर पाकिस्तान या पीसीबी ने ये कह दिया कि हम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहते हैं, इंडिया नहीं आना चाहता है तो ना आए, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका जा रहा है। ठीक है, अब यानी आईसीसी कह देगा कि ठीक है, फिर हम आपसे होस्टिंग राइट ले लेते हैं, फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं।
सर बिल्कुल आईसीसी यही कहेगा, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आईसीसी 1 दिसंबर से जो चेयरमैन है वो जय शाह, ठीक है, और जय शाह को आप अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं, उनका रुख विवेक जी कैसा रहा है, देखिए, इसमें उनका ये रवैया बताइए, भी रहता है। आपका ओपिनियन है, और जर्नलिस्ट हर किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपने खुद कहा ना कि देखिए, फिर मैं इकबाल भाई की तरफ आता हूँ कि 10 साल से जो है वो तो क्लियर है। सो सर यहाँ भी एक लिमिट तो है ना कि 10 साल से एक मुल्क की तरफ से एक ही मौके पर आ रहा है कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और तो यहाँ भी फिर एक सोच है ना इस मुल्क के लोगों में भी कि भाई देन वाई बी सो अपोलोजेटिक एवरी टाइम, और किसी टाइम पर स्टैंड भी ले लें भाई, अब तो सिक्योरिटी के मामला भी बेहतर हैं, अब तो बाकी टीमें भी आ गई हैं, सो अब लीजिए स्टैंड, हमेशा तो इट्स नॉट अबाउट मनी, तो एक ये वाली साइड भी तो है ना जिसको आप अंडर कंसिडरेशन रखें विवेक जी। देखिए, जब होस्टिंग राइट दिया गया था पाकिस्तान को, तो उसी वक्त से ये बात अभी काफी क्लियर था। अब ये जो स्टैंड चेंज होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चेंज तभी होगा जब पहल जो है दोनों देशों की तरफ से होगी, पाकिस्तान की तरफ से भी होगी, भारत की तरफ से भी होगी। फिलहाल पॉलिटिकली ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, जब तक हम आगरा समिट जैसा कोई और बड़ा, दोनों टॉप प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो आके मिलके एक टेबल पे बैठ के बात करके उसको मामले को जो है एक सुलह पर लेके आके फिर लेके आते हैं, तब तक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया, मैं खुद 2 बार पाकिस्तान आके टूर क्रिकेट कवर कर चुका हूँ, 2004 और 2006 में। बट ये है कि ये तब तक नहीं होगा, और ये बात दोनों तरीके के बोर्ड्स को पता है। उसके बावजूद पीसीबी ने ऐसा स्टांस क्यों रखा है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ही होगा? मेरी तरफ से एक सजेशन है और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हाई टाइम दैट पीसीबी अंडरस्टैंड्स की क्या सिचुएशन है, और किसी को धोखे में ना रखें, हाइब्रिड मॉडल पर कराएं, पाकिस्तान के आवाम को एक मौका दे, एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट जिसकी उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत टाइम से वेट किया है, वो हाइब्रिड मॉडल में अपने सारे मैचेस करें। आप पीसीबी के बारे में कह रहे हैं लेकिन इंडिया ने भी क्या धोखे में नहीं रखा? इंडिया से मुराद जाहिर है मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया अगर उन्होंने कैटेगोरिकली ऑफिशियली तो नहीं बताया अभी भी, यानी इतना जब कम टाइम रह गए तब भी नहीं। कैटेगोरिकली और ऑफिशियली बहुत क्लियर दे रखा है, राइटिंग में भी दे रखा है, आईसीसी को इन्फॉर्म किया हुआ है। और अगर आप ये देखिए कि स्टांस ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ऑफिशियली कब इन्फॉर्म किया आईसीसी को अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया का जो है एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और हर टूर्नामेंट से पहले जब भी वो गवर्नमेंट को जाके इंटीमेट करती है कि हमारे को ये रिक्वेस्ट आया है, हमको वहां जाना है, आप बताइए कि हमको जाना है या नहीं जाना है, तो उस वक्त गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल स्टांस एक बार फिर से रीइटरेट करता है। पहले से ही बात किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में बातचीत नहीं हुई है। अनऑफिशियल इनफॉर्मल टॉक्स हमेशा से होते आ रहे हैं किसी भी फोरम में, बड़ा टूर्नामेंट तो ऑफिशियल। अच्छा मैं इकबाल भाई से आप बताइए, एक तो वो वही समझते हैं कि जनाब पीसीबी ने एक फाश गलती की, मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है किसी भी और बायस से हट के भी, कि मुझे लगता है कि एक कभी तो फिर रद्द अमल आना है ना, अगर सालों से वहाँ से एक ही चीज़ है तो आप भी इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मत भूलिए कि आईसीसी में जय शाह आने वाले हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि जय शाह यानी कि बीसीसीआई, यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहाँ भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। आप बताइए कि किधर जाएगा ये मामला इकबाल बेग साहब? वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि हमें तहफ्फुज़ात है। ये अचानक कैसे हो गया? पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना, कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही
इसी ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर्स, उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा। मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली कह दिया कि वी वोंट गो फॉर द हाइब्रिड। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं इकबाल भाई कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं विवेक जी। और जी विवेक, और इकबाल भाई ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में यानी आपका क्या ओपिनियन है? यानी एक ओपिनियन ये कि साहब खड़े रहना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है मॉनेटरी लॉस भी हो तो खड़े रहना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियत छोड़ें, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस, ठीक है अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए इकबाल साहब? प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसलहत पसंदी से समझौता कर लें, जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेल लें। आप देखें वसीम, जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के 8 वनडे हुए और 13 T20 मैचेस, और सब बाहर हुए ICC के मेजर इवेंट्स में। तो फिर क्या पाकिस्तान को इस बात का हक नहीं कि 29 बरस के बाद पाकिस्तान एक ICC का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और क्यों इंग्लैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एतराज कर रहा, न्यूजीलैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, भारत क्यों एतराज कर रहा है? वो टीमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। ये विवेक जी आप ओपिनियन दीजिएगा और इसमें अगेन ये पॉइंट प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिएगा कि वही जो बात की 3 दिहाइयां हो गई हैं, ये बायलैटरल इवेंट नहीं है, ICC का इवेंट है और किसी मुल्क को प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसमें अगर एक मुल्क को एतराज है और उसमें अगर फिर आप ये कहें कि साहब फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ये भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो कहे कि सर आप नहीं आप आ रहे हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम, विल बी हैप्पी टू होस्ट यू, नहीं आ रहे तो हमारा इवेंट हो जाएगा। आप कह रहे नहीं पाकिस्तान को ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो थोड़ी सी ज्यादती हो गई ना सर विवेक जी, या नहीं? वसीम भाई, आप एक पॉइंट पे मैं आपसे अग्री करता हूं, जो आपने बोला था कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो उस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए पीसीबी को। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट देम टू होस्ट इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि मैं और जो इकबाल भाई मेरे साथ काफी मैचेस उन्होंने कवर किए, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, बट मैं ओपनली यहाँ ये कह रहा हूँ वसीम भाई, और दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू, क्या कहते हैं ना उसको, कि वॉक ओवर दे दे इंडिया पाकिस्तान के मैच, या वो इन्फॉर्म कर दे आईसीसी को कि वो इंडिया का मैच इंडिया के खिलाफ कहीं पे भी किसी देश में नहीं खेलेंगे, ताकि नुकसान जो आईसीसी को होगा, जो इकबाल साहब कह रहे थे कि पैसा किसी का नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्टर किसी का नहीं बनेगा, मैं वो भी डेयर करता हूं पीसीबी को कि कैन दे डू इट? दे कैन नॉट डू इट, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर वो स्टैंड ऐसा लेते भी हैं तो बात सिर्फ मॉनिटरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो आप इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा झटका होगा। तो लेटर, एंड दिस वुड सिंपली मीन, विवेक जी फिर इकबाल भाई विल रिस्पोंड टू इट। एक आखिरी चीज, बस एक आखिरी चीज, और वो बस ये कि इकबाल भाई ने कहा कि अचानक से बोला, अचानक से तब होता है इकबाल साहब जब अचानक से भारत मना कर देता। 23 में मना किया, एशिया कप मना किया, तो मना होता आ रहा है। ताजुब तब होता जब इंडियन गवर्नमेंट पहले से कह देता कि हाँ आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है आईसीसी की, तो विवेक जी उसमें ये तो नहीं सकता कि इंडिया कहे कि देखिए हमने लास्ट टाइम भी तो मना किया था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी तरफ से ना ही है ना। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है एक बोर्ड की तरफ से, रिस्पेक्टिव बोर्ड को, गवर्निंग बॉडी को। आईसीसी ये तो नहीं होता कि हमने लास्ट टाइम मना किया तो आपको समझ जाना चाहिए, तो हम तो नहीं आएंगे ना, हमने हाँ कब बोला। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल से, तभी मैंने वसीम भाई आपको पहले से ही कहा कि 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ हुकूमत चेंज नहीं हुई है, हुकूमत कांस्टेंट है, और उनका एक बहुत स्ट्रेट और बहुत एक स्टांस है। और रही बात ये कि ऐसा क्यों होगा, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो दिक्कतें नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देयर आर पॉलिटिकल इक्वेशंस व्हिच आर नॉट गुड राइट नाउ, एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट बोथ द कंट्रीज एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की ब्लाइंड टीम जा सकती है, डेविस कप की टीम आ सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आएगी, क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शंस और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा। इकबाल साहब इसमें आप पॉइंट अप करें, यानी बिकॉज़ ये जो वो कह रहे हैं, there is no point putting this your head would in the simply mud. mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला जाए। इकबाल साहब आप फाइनल अपना कमेंट दीजिए इस पे इकबाल।
वसीम देखिए, जो विवेक कह रहे हैं कि इंडिया, दोनों मुल्कों के आप सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान कैसे चला गया पिछले साल इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने कशीदा थे। इससे पहले मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही पाकिस्तान 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। हर दफा पाकिस्तान थोड़ी सेक्रीफाई करेगा, ये मेजर इवेंट है क्रिकेट की तरक्की। पूरी दुनिया, अब आप देखें कि जो पाकिस्तान का और इंडिया का 9 जून को मैच हुआ, अगर आप टेलीविजन ऑडियंस और डिजिटल सबको मिलाएं तो 395 मिलियन लोगों ने देखा वो मैच। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच की अपनी एक वैल्यू है, और अगर इंडिया इस तरह से करेगा, इंडियन शायकीन क्रिकेट भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से खेले, लेकिन अब इंडिया उसको सियासत के साथ इन्वॉल्व करेगा, ये गलत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना चाहिए और आईसीसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी नहीं चाहेगा कि इस तरह के इवेंट्स को खराब किया जाए। तो आप देखें जेल आईसीसी के कोर्ट में, वसीम आईसीसी क्या फैसला करती है। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जज्बातियत से हट के बात ये कर रहा हूँ कि ये फिर ऐसे ही है जो इकबाल भाई ने जो आखिर में बात की कि पाकिस्तान मुसलसल आईसीसी के ज़ेर इंतज़ाम इवेंट इंक्लूडिंग द रीसेंट वर्ल्ड कप, अगर वो इंडिया में हो रहा है तो वहाँ जाता रहा है, वहाँ से मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को भी कोई तो स्टैंड लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़ाई कर दें, गालियाँ निकालना शुरू कर दें, हम तो विवेक जी से भी हालांकि जो कुछ कह रहे हैं उनसे बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं और इस डिसेंसी को बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये इस तरह वन साइडेड ट्रैफिक चल नहीं सकता हमेशा कि जहाँ पर एक यानी आप सिंपली ये कह रहे हैं कि जो 8 ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, इसलिए ये भी नहीं करें आप कि मेरे बगैर कर लें, आप अपना राइट छोड़ दें, आपके यहाँ से होस्ट ही नहीं होगा, आपके मुल्क में नहीं होगा इवेंट, कहीं और होगा। चूंकि 8 में से एक मुल्क को लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए, उसी मुल्क की ब्लाइंड टीम आएगी, सारे आएंगे, लेकिन ये बाकी टीम नहीं आएगी। एक हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा ये लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। खुश आमदेद लाहौर में, पूरे पंजाब में बिलूम, लाहौर में बिलखुसूस, फिर मुल्तान में भी और अब दीगर शहरों में भी स्मॉग के हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। मैं पिछला कुछ 48-72 घंटे लाहौर गुजार कर आया हूँ, तो कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया, इन तमाम तर चीज़ों से हट के मैं ज़ाती तौर पर किसी ये एक कहानी, ऐसी कितनी कहानी और होंगी, एक इंडिविजुअल को जानता हूँ कि जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे, जिनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं लाहौर में, और वो उन इन्वेस्टमेंट्स को मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए लाहौर आए हुए थे। पिछले दिनों इनसे मेरी मुलाकात भी हुई और वो ये सारी सूरत हाल देख के वो ये सोच रहे थे कि इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को रैप अप करके अपने मुल्क वापस चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ऐसे मुल्क में क्यों बिलियन ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करूं जहां मैं लिटरली जो है वो इस क्वालिटी में मेरे और मेरे बच्चे जिंदा रहें। तो इसका मतलब ये स्मॉग का ताल्लुक सेहत से तो बहुत ज़्यादा है ही, डायरेक्टली बैरून मुल्क सरमायाकारी से इसका ताल्लुक है, और पता नहीं और किस किस चीज़ से। ये है क्यों, इसका हल क्या है, सादा अल्फाज में जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है, उसमें वर्ड से साबित करने की कोशिश की कि सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसपोर्ट का है, गाड़ियों का धुआं और ये सारा कुछ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया है, कराची का सबसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो बिलावल साहब ने कहा डियर पाकिस्तान मूव टू कराची, आ जाइए आप कराची आ जाएँ। इस पर हमारे दोस्त मुबशिर जदी साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक शरारती ट्वीट ये किया है कि आप कराची आएंगे तो आपका फ़ोन ही छिन जाएगा, तो फिर आपको देखेंगे नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, आपको पता ही लगेगा कितना। ये भी देख लें ज़रा, इसको ख्याल करें ज़रा। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हैं जो कि CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्लीमेंटर्स के, और इस हवाले से बहुत रेलिवेंट हैं। सर क्विकली मुझे 2-3 बातें आपसे समझनी है। एक तो ये बता दीजिए, क्या ये कहना ठीक है कि साहब स्मॉग के हवाले से जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स बताए जाते हैं कि ज़ेर तामीर इमारतों की मट्टी, गाड़ियों का कसीब धुआं, या फिर इसके अलावा इस तर्ज की और चीज़ें, फसलों का जलाया जाना, ये अवामिल हैं, लेकिन किसी एक शहर में स्मॉग क्यों है इसके बारे में हतनी बताया नहीं जा सकता जब तक बाकायदा टेस्ट ना हो, फिर ही बताया। या वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव एंड टू प्रूव कि जनाब लाहौर की हालिया स्मॉग में सबसे बड़ा एलिमेंट किस चीज़ का है। बहुत शुक्रिया बादामी साहब प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, जो ये स्मॉग का या ये इशू है, ये किसी एक शहर का इशू नहीं है, तो और ये इंडिया में भी है, तो ये एक ऐसी चीज है जो ये पूरे एक रीजन के अंदर फैली हुई है। तो ये कहना कि एक शहर का बिल्कुल अलग हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्मॉग के निस्बतन दूसरे शहर से, काफी मुश्किल बात है। जो करंट स्मॉग जी तो करंट जो स्मॉग है जो बहुत कंट्रीज के अंदर, दोनों मुल्कों के अंदर है, इसके ऊपर बारे में काफी लोगों ने तहकीक की है, कर भी रहे हैं, और अभी तक
जो डेटा सामने आया है, जो पब्लिश हुआ है, उसके अंदर तो हमें यही पता लग रहा है कि तकरीबन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपकी व्हीकल्स की है, एग्जॉस्ट की है, गाड़ियों का धुआं, व्हीकल्स के अंदर गाड़ियों का धुआं है। तो अब इसमें सर अगर ये समझा दीजिए, इफ दैट इज द केस, तो अगेन ये एक लेमैन सवाल है ये कि जनाब लाहौर में अगर 100 लोग रहते हैं तो कराची में 150 लोग रहते हैं, तो लाहौर में अगर 50 गाड़ियां होंगी तो कराची में तो 75 गाड़ियां होंगी, तो ज़्यादा धुआं होगा। ऐसा भी नहीं है कराची में एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां चल रही हैं, लाहौर में चल रही, तो फिर क्यों कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेहतर है और लाहौर का इतना ख़राब है? देखिए, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस शहर के जो वेदर कैसा है, हवाओं का रुख कैसा है, और क्या वहाँ पे फॉग होती है कि नहीं होती। तो लाहौर या पंजाब के ये शहर इंक्लूडिंग मुल्तान वगैरह, ये आज से 40 साल पहले भी इधर हैवी फॉग आती थी महीनों के बिल्कुल ऐसे ही। और बेसिकली स्मॉग कुछ भी नहीं है, वो फॉग जो एक सिर्फ पानी के कतरे होते थे जो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि आपके आगे आ जाते हैं, एक किस्म के बादल से आपके सामने आ जाते थे। अब उसके अंदर गाड़ियों का जहरीला धुआं जब मिक्स हो गया तो उसको हमने स्मॉग कह दिया। तो उस जहरीले धुएं को मिक्स होने के लिए फॉग की जरूरत थी, अब वो तब स्मॉग बना। इस वजह से वही शहर इसके अंदर स्मॉग का ज्यादा प्रॉब्लम उठा रहे हैं जो पहले जिनके अंदर फॉग आता था और जिसको लोग बड़ा एंजॉय किया करते तो थे। सर फिर इसका मतलब तो फिर क्या ये हुआ कि इसका जो हल है वो शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं, लॉन्ग टर्म है। मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ कार्स गेटिंग रजिस्टर्ड, द नंबर ऑफ न्यू कार्स गेटिंग रजिस्टर्ड पर डे, इसको गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि साहब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ, या जब तक आपकी गाड़ी इस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती उस गाड़ी को रोड पर ही नहीं आने देते। हमारे यहाँ तो ये बातें मजाक लगेंगी अगर मैं कहूँगा यार ये कैसी फजूल बात है। तो ये सब करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में से छुटकारा पाना है तो। जी, अगर आपको याद हो कि AQI इंडेक्स बड़ा एकदम बेहतर हुआ था जब पैंडेमिक आई थी 2020 के शुरू के दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन्स लग गए थे और वो ऐसे ऐसे पहाड़ जो हमें कभी नजर नहीं थे आए या बड़े अरसे से नजर नहीं थे आए, वो उन शहरों में नजर आने लग पड़े क्योंकि फिजा साफ हो गई। तो फौरी तौर पे तो बड़े ड्रास्टिक फिर मेजर होते हैं, तो जाहिर है आपके मुल्क की इकॉनमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट चाहिए और उसमें क्लीन एनर्जी के सोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, गाड़ियों के अंदर भी, घरों के अंदर भी और कमर्शियल भी। जिस तरह सोलर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो नंबर एक तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरे ममालिक ने भी इस चीज को डील किया है। बीजिंग में बहुत ज्यादा ये पोल्यूशन, ये इसी तरह की स्मॉग टाइप या पोल्यूशन हुआ करती थी, उन्होंने गाड़ियों पे पाबंदी लगाई। इस तरह सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना लोगों को इस जरूरत को कम करेगा कि वो अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां लेकर निकले। तो ये तमाम बड़े शहरों में इसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो खुद क्लीन एनर्जी पे चलती हो लेकिन रिप्लेस करे। अगर एक बस जा रही है तो वो बेसिकली 20-30 मोटरसाइकिलों को रिप्लेस कर रही होती है। तो उनका एग्जॉस्ट कम करके आप इस तरह की चीजों की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपका शहर जो है। और एक्चुअली दूसरा ये लॉन्ग टर्म इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं, ये 1-2 महीने की खांसी का इशू नहीं है। और सर आखिर में बता दें, ये कहना ठीक है यानी ये कि इस हद तक भी ये सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है कि ताकि लोगों को अंदाजा हो, तो आप बताइए ये कहना ठीक है या ओवर स्टेटमेंट है कि साहब ये हद तक भी होता है कि अगर ये आपको मुतासिर मुसलसल करता रहे तो एवरेज लाइफ जो है वो उस इलाके की कम हो सकती है कि एक इंसान अगर उस इलाके में औसतन मिसाल के तौर पे 60 साल जीता है तो होता है 58 जिए, 57 जिए, 55 जिए। ये कहना ठीक है? जी, जितनी तहकीक मैंने अभी पढ़ी है उसके मुताबिक तो इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इसकी वजह से अपनी जिंदगी के औसतन 4 साल कम कर चुकी है। ये ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे देखिए, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि हम सिर्फ यही सोचते हैं, आप भी वहां रहकर 2 दिन रहकर आए हैं, मैं भी अभी 2 दिन रहकर आया हूं लाहौर में, तो हमें सबको गले खराब हुए, खराश आनी शुरू हुई, वक्ती इश्यूज है। लॉन्ग टर्म जो इसका इम्पैक्ट है वो 50% अमवात में इजाफा उन लोगों के जिनको कोई भी सांस की बीमारियां हैं, लेकिन हार्ट डिजीजेस के अंदर भी 30% इजाफे, दिल की बीमारियों से अमवात में 30% इजाफा, स्ट्रोक में 30% इजाफा, बच्चों के वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं तकरीबन 14 से 20% तक, और जब वो पैदा होते हैं तो दे आर मोर वनरेबल, वो ज्यादा उनको बीमारियां आसानी के साथ लग जाती हैं।
उनकी भी शरह अमवात में, नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में इजाफा हो जाता है। मल्टीपल टाइप्स इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं और एक इकोनॉमी का एंगल तो अलग है, जो कि मैंने भी अर्ज किया प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आगाज में। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद अब कंक्लूड करते हैं। सो जाते जाते यही बात जो भी हमने स्मॉग के हवाले से की, और आपने डॉक्टर साहब की माहिराना राय भी सुन ली कि ये किस हद तक डिजास्टर्स है। यानी अगर मैं इसको ये कहूँ कि इस वक्त इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए, अल्लाह ना करे अभी इत्तला है कि एक धमाका हो गया और उसमें 100 लोग मारे गए हैं, 300 लोग मारे गए, तो कितनी बड़ी खबर हो जाएगी, 300 लोग मारे गए। इस वक्त लिटरली हमारे मुल्क, और अब तो ये KP के तक भी पहुंच गया, बात पंजाब तक भी महदूद नहीं रही, तो मुल्क का एक हिस्सा अमलन एक ऐसे माहौल में है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ना आने का, मुआशी तौर पे ज़रब लगने का इम्कान पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनका मज़ीद मुतासर होने का इम्कान बढ़ गया है, बच्चों की अमवात का इम्कान बढ़ गया है, एंड वॉट नॉट। और जो लोग इस मर्ज़ से मुतासर नहीं हैं उनका इस मर्ज़ से मुतासर होने का इम्कान बढ़ गया है। और शॉर्ट टर्म चीज़ें तो अपनी जगह, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रोज़ाना की बुनियाद पर ख़राब हो रही है कि आपको सांस लेने में मसला, विजन क्लियर ना होना, वो तो मसाइल अपनी जगह। हाई टाइम कि हुकूमत इस मसले को सीरियस दे, मीडिया इस मसले को सीरियस ले, और आवाम इस मसले को सीरियस ले, वरना और ये भी तय है कि इसमें ऐसे इक़दाम नहीं हो सकते जो ओवरनाइट ठीक करें। कुछ अनपॉपुलर और सालों पर मुहित इक़दाम करने पड़ेंगे। आई होप एंड आई प्रे कि वो इक़दाम किए जाएँ और उसका मुस्बत असर नज़र आए। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।